1974 की एक सुनहरी सुबह दिल्ली के एक शांत और साधारण से घर में जेसिका लाल का जन्म हुआ। जेसिका, जिनका पूरा नाम जेसिका बीना लाल था, एक ऐसी बच्ची थीं जिनमें सहज आकर्षण और एक मासूमियत भरी चमक थी। उनके पिता सुरिंदर लाल एक मेहनती सरकारी कर्मचारी थे जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करते थे। उनकी मां रानी लाल एक स्नेहिल और समर्पित गृहिणी थीं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जेसिका अपने माता पिता की लाडली थीं और उनके घर में हमेशा प्यार और सद्भाव का माहौल रहता था। जेसिका की एक बड़ी बहन थी सबरीना लाल, जो उनसे लगभग 5 साल बड़ी थी। सबरीना और जेसिका के बीच एक अटूट बंधन था। सबरीना एक जिम्मेदार और समझदार लड़की थी जो हमेशा जेसिका का ख्याल रखती थी। वे दोनों एक दूसरे की राजदार थीं, अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटती थीं और एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए हमेशा प्रेरित करती थीं। सबरीना में एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता थी जो बाद में जेसिका के लिए न्याय की लड़ाई में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। जेसिका का बचपन दिल्ली की साधारण गलियों में बीता, लेकिन उनकी आंखें हमेशा असाधारण सपनों से भरी रहती थीं। स्कूल के दिनों से ही उन्हें फैशन और मॉडलिंग की दुनिया ने आकर्षित किया था। वो पत्रिकाओं के पन्ने घंटों पलटती, सुंदर मॉडलों की तस्वीरों को देखती और खुद भी एक दिन उनकी तरह रैंप पर चलने का सपना देखती थीं। उनकी सुंदरता में एक नैसर्गिक आकर्षण था और उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे विकसित हो रहा था। कॉलेज के दिनों में जेसिका ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट करना शुरू कर दिया। ये उनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि उनके सपनों की ओर पहला कदम था। उन्होंने कई स्थानीय फैशन शो में हिस्सा लिया और कुछ छोटे ब्रांडों के लिए फोटोशूट भी करवाए। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें अपनी प्रतिभा पर विश्वास करने में मदद की। जेसिका जानती थीं कि मॉडलिंग की दुनिया में सफलता आसानी से नहीं मिलती, लेकिन उनकी मेहनत और लगन उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। उनका व्यक्तित्व मिलनसार और सकारात्मक था, जिससे वे आसानी से लोगों से जुड़ जाती थीं। 30 अप्रैल 1999 की वो दुर्भाग्यपूर्ण रात जेसिका के जीवन का एक काला अध्याय बन गई। उन्होंने अपने एक दोस्त की सलाह पर मेहरौली के एक फार्म हाउस में हो रही एक प्राइवेट पार्टी में बारटेंडर का काम स्वीकार किया था। उन्हें कुछ अतिरिक्त पैसों की जरूरत थी और उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा अवसर है। उन्हें क्या पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी और एक मामूली सी नौकरी उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। तामरिंद कोर्ट नामक उस फार्म हाउस में पार्टी पूरे शबाब पर थी। दिल्ली के अमीर और प्रभावशाली लोग वहां इकट्ठे हुए थे। शराब और संगीत का शोर हर तरफ गूंज रहा था। रंगीन रोशनी और हंसी मजाक का माहौल था। जेसिका अपनी शालीनता और मुस्कान के साथ बार काउंटर पर खड़ी थीं, मेहमानों को ड्रिंक्स सर्व कर रही थीं। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी और पेशेवरता के साथ कर रही थीं। उनकी विनम्रता और कुशलता ने कई मेहमानों को प्रभावित किया था। उस रात उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो उनकी जिंदगी छीन लेगा। रात के करीब 12:30 बजे जब पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी और बार बंद हो चुका था, कुछ लड़कों का एक समूह वहां पहुंचा। इनमें सबसे प्रमुख था सिद्धार्थ वशिष्ठ, जिसे सब मनु शर्मा के नाम से जानते थे। मनु हरियाणा के एक शक्तिशाली और रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता था। उनके पिता विनोद शर्मा एक प्रभावशाली राजनेता थे जिनकी पहुंच ऊंचे स्तरों तक थी। मनु को बचपन से ही विलासिता और शक्ति का माहौल मिला था, जिसने उसे अहंकारी और अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करवाने वाला बना दिया था। उसे ना सुनना पसंद नहीं था और वो मानता था कि उसकी दौलत और पहुंच उसे कुछ भी करने की अनुमति देती है। उस रात मनु अपने दोस्तों के साथ पार्टी में देर से पहुंचा था, नशे में धुत और अपनी मर्जी चलाने के मूड में। मनु के साथ उसके 3 दोस्त भी थे जो हर बात में उसका समर्थन करते थे और उसकी हर गलत बात को भी सही ठहराते थे। ये दोस्त, जिनकी अपनी कोई मजबूत पहचान नहीं थी, हमेशा मनु के प्रभाव में रहते थे और उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। वे उस रात भी मनु के साथ थे, उसकी हरकतों का समर्थन कर रहे थे और आने वाली त्रासदी से अनजान थे। मनु और उसके दोस्तों ने पहुंचते ही शराब की मांग की। जेसिका ने विनम्रता पूर्वक उन्हें बताया कि बार बंद हो चुका है और अब वो उन्हें शराब नहीं दे सकती। उन्होंने नियमों का हवाला दिया और कहा कि अब सर्व करने का समय समाप्त हो गया है। मनु, जिसे शायद ही कभी ना सुनने की आदत थी, इस इनकार से आग बूला हो गया। उसे लगा कि एक मामूली सी बारटेंडर उसकी बात को कैसे टाल सकती है। उसने जेसिका को 1000 रुपए का नोट दिखाते हुए कहा कि वो चुपचाप उनके लिए ड्रिंक बना दे। जेसिका ने अपनी मर्यादा और नियमों का पालन करते हुए फिर से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि पैसे से नियम नहीं बदले जा सकते और अब वो किसी को भी शराब नहीं दे सकती। जेसिका ने अपनी दृढ़ता और ईमानदारी का परिचय दिया, जो मनु के अहंकार को और भी ज्यादा चोट पहुंचा गया। मनु का अहंकार बुरी तरह से चूर चूर हो गया। उसे कभी किसी ने इस तरह से मना नहीं किया था। उसे लगा कि उसकी सामाजिक स्थिति और पैसे का कोई महत्व नहीं है। उसने दोबारा जेसिका से शराब मांगी। इस बार उसकी आवाज में और ज्यादा गुस्सा था, लेकिन जेसिका अपने फैसले पर अडिग रही। इसी गुस्से में मनु ने आपा खो बैठा। गुस्से और अपमान की आग में जलते हुए उसने अपनी जेब से 1.22 कैलिबर की पिस्तौल निकाली और बिना किसी चेतावनी के जेसिका पर गोली चला दी। एक पल में पार्टी का खुशनुमा माहौल चीखों और दहशत में बदल गया। गोली जेसिका के सिर में लगी और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में जो सपने थे वे हमेशा के लिए धुंधले हो गए। ये एक ऐसा क्षण था जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। मनु और उसके दोस्त, जिन्होंने एक निर्दोष लड़की की जान ले ली थी, तुरंत वहां से भाग गए। अपने पीछे डर और अराजकता का माहौल छोड़ गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उन्होंने क्या किया है। जेसिका के दोस्त और पार्टी में मौजूद अन्य लोग सदमे में थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी भयानक घटना उनकी आंखों के सामने घट गई। कुछ लोग चीख रहे थे, कुछ जेसिका को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेसिका की सांसें थम चुकी थीं। अगली सुबह जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो जांच शुरू हुई, लेकिन प्रभावशाली लोगों का दबाव हर तरफ मंडरा रहा था। शुरुआती गवाह डर गए थे और अपने बयान बदलने लगे थे। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई भी संदिग्ध लग रही थी, जैसे सच को दबाने की कोशिश की जा रही हो। महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया गया और मामले को कमजोर करने की कोशिशें हुई। ऐसा लग रहा था कि पैसे और राजनीतिक रसूख के आगे न्याय हार जाएगा। पुलिस अधिकारी, जिनमें कुछ भ्रष्ट तत्व भी शामिल थे, मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे। जेसिका की मौत की खबर ने पूरे दिल्ली को हिलाकर रख दिया। एक युवा और प्रतिभाशाली लड़की की बेरहमी से हत्या ने लोगों के दिलों में गुस्सा और दुख भर दिया। आम आदमी महसूस कर रहा था कि अगर न्याय अमीरों और शक्तिशाली लोगों के आगे झुक जाता है तो गरीब और कमजोर कहां जाएंगे। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए, कैंडल मार्च निकाले गए और जेसिका के लिए न्याय की मांग हर तरफ गूंजने लगी। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज उठाई और इस अन्याय के खिलाफ एकजुटता दिखाई। जेसिका की बड़ी बहन सबरीना लाल इस दुखद समय में अपने परिवार के लिए एक चट्टान की तरह खड़ी रहीं। अपनी प्यारी बहन को खोने का दर्द उनके लिए असहनीय था, लेकिन उन्होंने इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने जेसिका के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। यह उनके लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, लेकिन उन्होंने इसे एक सार्वजनिक लड़ाई बना दिया। सबरीना में एक अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प था, जिसने उन्हें इस मुश्किल घड़ी में टूटने नहीं दिया। सबरीना ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, राजनेताओं से गुहार लगाई और मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से उन्हें न्याय की उम्मीद थी। ये उनके लिए एक लंबी और भावनात्मक रूप से थका देने वाली लड़ाई थी। उन्हें कई बार निराशा और हताशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी आंखों में अपनी बहन के लिए न्याय की एक अटूट लौ जलती रही। उन्होंने हर मुश्किल का सामना दृढ़ता से किया और कभी भी अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। सबरीना का संघर्ष न केवल अपनी बहन के लिए था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी था जो न्याय की उम्मीद खो चुके थे। ट्रायल कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो गवाह एक एक करके अपने बयानों से मुकरते चले गए। जिन लोगों ने जेसिका को गोली मारते हुए देखा था, उन्होंने अदालत में कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है या उन्होंने किसी और को गोली चलाते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे पैसे और धौंस के आगे सच्चाई हार मान रही हो। न्याय की उम्मीद धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। यह भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक शर्मनाक क्षण था, जब गवाहों को धमकाया जा रहा था और सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। फरवरी 2006 में जब ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया, तो पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सारे प्रत्यक्षदर्शी होने के बावजूद हत्यारे आजाद घूम रहे हैं। न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे। आम आदमी सड़कों पर उतर आया और जेसिका के लिए न्याय की मांग करने लगा। यह फैसला न्यायपालिका के लिए एक बड़ा झटका था और इसने आम लोगों के विश्वास को हिला दिया था। लोगों ने महसूस किया कि कानून अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए अलग है। मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया। टेलीविजन चैनलों पर लगातार बहसें हुईं, अखबारों और पत्रिकाओं में विस्तृत लेख छपे। मीडिया ने जनता की आवाज बनकर न्याय की मांग को और बुलंद किया। बरखा दत्त जैसे प्रमुख पत्रकारों ने इस मामले को लगातार सुर्खियों में रखा और जनता को हर अपडेट से अवगत कराया।
सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर जेसिका अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी राय व्यक्त की। मीडिया की सक्रिय भूमिका ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया और सरकार पर दबाव बनाया। जनता और मीडिया के बढ़ते दबाव के कारण दिल्ली पुलिस को इस मामले की दोबारा जांच करनी पड़ी। अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए तेजी से सुनवाई शुरू की। रोजाना कार्यवाही हुई और सभी पुराने गवाहों और सबूतों को दोबारा परखा गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझा और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। सरकारी वकील, जिन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट में लड़ा, ने कड़ी मेहनत की और सबूतों को नए सिरे से पेश किया। हाई कोर्ट के जजों ने निष्पक्षता से मामले की सुनवाई की। उन्होंने गवाहों के बयानों की गहराई से जांच की और उन विसंगतियों को पकड़ा जो ट्रायल कोर्ट में अनदेखी कर दी गई थी। मीडिया में आई खबरों और जनता के आक्रोश ने भी कहीं न कहीं अदालत को सही दिशा में सोचने पर मजबूर किया। वकीलों ने दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहसें की और अदालत ने सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार किया। मनु शर्मा के वकील ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन ठोस सबूतों के आगे उनकी दलीलें टिक नहीं पाईं। दिसंबर 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस चौंकाने वाले फैसले को पलट दिया। अदालत ने मनु शर्मा को जेसिका लाल की हत्या का दोषी पाया। अदालत ने माना कि मनु शर्मा ने ही जेसिका को गोली मारी थी और ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों का सही मूल्यांकन नहीं किया था। मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। ये फैसला न्याय की जीत थी और इसने आम लोगों के विश्वास को फिर से जगाया। ये साबित हुआ कि न्याय अंधा नहीं होता और अंततः सच्चाई की जीत होती है। जेसिका तो अब कभी वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन इस फैसले ने सबरीना और जेसिका के परिवार को थोड़ी शांति जरूर दी। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण था जो न्याय व्यवस्था में विश्वास खो बैठे थे। यह साबित हुआ कि अगर आम लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं तो प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी न्याय मिल सकता है। ये फैसला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मनु शर्मा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मनु शर्मा ही जेसिका का हत्यारा है और उसे आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये अंतिम फैसला था और इसने जेसिका के परिवार को थोड़ी राहत दी और ये संदेश दिया कि कानून सबसे ऊपर है। जेसिका की मौत के बाद उनकी बहन सबरीना ने एक लंबा और कठिन संघर्ष किया था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी बहन के लिए न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि एक आम इंसान भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बड़ी लड़ाई जीत सकता है। सबरीना का संघर्ष व्यक्तिगत दुख से कहीं आगे बढ़कर न्याय और सत्य की लड़ाई बन गया था। इस घटना ने भारतीय न्याय व्यवस्था में कई कमियों को उजागर किया, खासकर प्रभावशाली लोगों के मामलों में गवाहों का मुकरना और सबूतों को दबाने की कोशिशें। इसके बाद गवाह सुरक्षा कार्यक्रम और न्यायपालिका में सुधारों पर भी बहस हुई। लोगों ने महसूस किया कि न्याय प्रणाली में बदलाव की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और गवाह बिना डर के सच बोल सकें। मनु शर्मा ने जेल में कई साल बिताए। इस दौरान उसे कई बार पैरोल पर रिहा किया गया। जून 2020 में लगभग 17 साल जेल में बिताने के बाद उसे अच्छे व्यवहार के आधार पर स्थायी रूप से रिहा कर दिया गया। सबरीना लाल ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने मनु शर्मा को माफ कर दिया है और उन्हें उसकी रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है। यह उनकी महानता और क्षमा करने की भावना को दर्शाता है। सबरीना ने दिखाया कि व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर क्षमा का मार्ग चुना जा सकता है। जेसिका लाल की कहानी एक दुखद कहानी है, लेकिन ये हिम्मत, दृढ़ संकल्प और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा भी देती है। ये दिखाती है कि कैसे एक आम आदमी भी अपनी आवाज उठाकर शक्तिशाली लोगों को चुनौती दे सकता है और न्याय पा सकता है। जेसिका भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और न्याय के लिए उनकी लड़ाई हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी कहानी भारतीय न्याय प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसने ये दिखाया कि न्याय अंधा नहीं होना चाहिए और हर किसी के लिए समान होना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। जेसिका की अनबुझी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने की। दोस्तों, ये थी जेसिका लाल हत्याकांड की कहानी। ये एक ऐसी घटना है जो हमें न्याय के लिए लड़ने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण कहानी सब तक पहुंचे, और नीचे कमेंट करके बताएं कि इस घटना ने आपको कैसा महसूस कराया। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद।